जब नसीब का थप्पड़ पड़ता है ना, तो अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तो था ही बदनसीब। सच कहा था किसी ने कि इंसान जो कुछ करता है उसका फल दुनिया में ही पता है। अपना किया अपने आगे किसी न किसी सूरत में जरूर आता है। मैं दबे पांव दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हुआ। मेरे लिए अच्छा था कि बरांडे का बल्ब बुझा हुआ था। मैंने यूं ही आराम से बगैर आवाज के दरवाजा बंद किया था और धीरे धीरे से कदम उठाता बरांडे में एक तरफ बने हुए बाथरूम में चला गया था। बाथरूम में दाखिल होते ही मैंने एक लंबी सांस भरी थी। अब मुझे कोई डर न था। थोड़ी देर के बाद बाथरूम से निकलकर मैं अपने कमरे में आ गया था, जहां मेरी पत्नी सुकून की नींद सो रही थी। मैंने तंजिया नजरों से उसकी तरफ देखा था और फिर उसकी बेवकूफी पर सर झटका था। रात के 3 रहे थे। मेरी पत्नी इतनी गहरी नींद सोई थी कि उसको पता ही नहीं चलता था कि उसका पति रात रात भर घर से बाहर रहता है। वैसे अच्छा ही था कि उसकी यह बेहोशी की नींद मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई थी, वरना शुरू दिनों में तो मैं परेशान हो गया था कि उसके होते हुए मैं घर से बाहर कैसे जाऊंगा। मैं तो उसको बेहोशी की दवा देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जल्दी ही मुझ पर यह हकीकत खुल गई थी कि उसको किसी भी दवा की जरूरत नहीं थी। ये तो मुर्दों से शर्त लगाकर सोती थी। सुबह 4 से 5 बार आवाज दे देकर जगाना पड़ता था, तब कहीं जाकर उसकी आंख खुलती थी। यहाँ तो मुझे अपनी माँ या अपने पापा का डर था कि मैं इस समय तक घर आ जाता था, वरना अगर हम अकेले रहते होते तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता था कि मैं अगर पूरी रात बाहर गुजरने के बाद सुबह के समय जाकर उसको जगाता, तब भी उसको खबर ना होती कि मैं रात भर इस कमरे में नहीं था, बल्कि बाहर आवारा गर्दी कर रहा था। मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। मैं अपनी जगह पर लेटा और कुछ ही देर में नींद की गहरी वादियों में उतरता चला गया। अगले दिन मेरी आंख हल्ला गुल्ला सुनकर खुली थी। होश ठिकाने हुए तो समझ में आया कि गैर मामूली तो कुछ न था। यह तो रोज का रूटीन था। पापा अपना गुस्सा मेरी माँ पर उतरते और मेरी माँ मेरी पत्नी से लड़ाई करती थी। क्योंकि झगड़े का कारण सिर्फ मैं ही हुआ करता था, पापा चाहते थे कि मैं सुबह सवेरे 6 बजे दुकान खोला करूं, जबकि सारी रात जागने के बाद मेरी आंख कोशिश के बावजूद भी 10 से पहले नहीं खुलती थी। पापा मेरी माँ को डांटते हैं कि उसे समय पर उठाकर काम पर भेजा करो ताकि उससे आदत पड़े और अपने काम की जिम्मेदारी संभाले। मेरी माँ आगे से मेरी पत्नी पर सारी जिम्मेदारी डाल देती और बीच में माँ के गुस्से की वजह उसकी नींद भी होती थी। मेरी माँ उसको कहती कि कितनी बार कहा है कि समय से सो जाया करो और समय पर जागा करो। खुद भी तुम दिन चढ़े तक सोई रहती हो, तो मेरे बेटे को कैसे जगाओगी? फिर यह तो तुम्हारा काम है कि पति को समय पर उठाना, नाश्ता बनाकर देना और फिर काम पर भेजना, लेकिन तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है। अब कल से मैंने देखा कि तुम आधे दिन तक सोई पड़ी हुई हो या उसने जल्दी जाकर दुकान ना खोली, तो समझ लो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मेरी माँ उसको और कुछ कहती, तब मैं जाकर माँ के गले लग गया और माँ को शांत करने की कोशिश करने लगा। मैंने अपनी पत्नी को नाश्ता लगाने को कहा, जो माँ की डांट सुनते हुए सहमी हुई सी खड़ी थी। फौरन से किचन में चली गई। मैंने रोज की तरह अपनी माँ से वादा किया कि मैं कल से जल्दी जागूंगा। मेरी माँ हर रोज की तरह बहल गई थी, मगर खुद मुझे दूर दूर तक ऐसी कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे जिस दिन मैं 6 बजे जाकर दुकान खोलता। खैर, मेरी माँ को बहलाना ही था तो मैंने बहला दिया था। मैं कमरे में आया और अलमारी से कपड़े लेकर नहाने चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो मेरी पत्नी नाश्ता लग चुकी थी और खुद एक तरफ हाथ बांधे और नजर झुकाए खड़ी थी। यह मेरा ही कमाल था कि वह मुझसे जबान लड़ना तो दूर की बात, मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करती थी। मैंने शुरू दिन से ही उसको दबा कर रखा हुआ था और पहले दिन ही उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि मेरे सामने जबान चलाई या ज्यादा सर चढ़ने की कोशिश की तो तुम्हें इस घर से निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। इसी बात का असर था कि शादी के 6 महीने गुजर जाने के बाद भी वह मुझसे तेज आवाज में भी बोलने से झिझकती थी। मैंने उसे देखते हुए दिल ही दिल में खुद को खूब दाद दी थी, वरना जब मैं अपने यार दोस्तों को देखता था जो अपनी पत्नियों के नीचे दबे रहते थे, उनसे हजारों तरह की बुरी बातें सुनते थे, तो उनको देख देख कर मुझे गुस्सा आता था। मेरी नज़र में तो ऐसा मर्द मर्द खेलने के लायक ही नहीं था जिसकी पत्नी ही उसके कंट्रोल में ना हो। खैर, मैंने नाश्ता किया और दुकान पर जाने के लिए घर से निकल आया। 12 बजे से पहले मैं घर से निकला था और जब दुकान पर पहुंचा तो 12 बज चुके थे। मैं दुकान खोलकर बैठ गया। ग्राहक आना शुरू हो गए। ग्राहक अभी ज्यादा नहीं आ रहे थे, बस 1-2 ही ग्राहक ने आना शुरू किया था। दोपहर को दुकानदारी कम ही होती है। दुकानदारी का अच्छा समय तो सुबह और शाम को ही होता है।
इसलिए तो पापा सुबह सुबह दुकान खोलने पर शोर मचाते थे। मगर अब उनको कैसे बताता कि मैं सुबह सवेरे क्यों नहीं जा सकता। दोपहर का खाना मैं दिन में 2-2:30 बजे दुकान पर ही खा लिया करता था। पास ही दूध की दुकान थी, कुछ फासले पर एक होटल भी बना हुआ था। वहीं से रोटियां, अचार या सब्जी ले आता और खा लिया करता था। आज भी जब मैं खाना लेकर वापस आया तो दुकान के सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। उसके शरीर पर पुराना सा लिबास पड़ा हुआ था और पाँव में टूटी हुई चप्पल थी। मैंने नफरत भरी नजरों से उसे देखा। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, मगर उसके बावजूद अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ मुड़ मुड़ कर चारों तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आप को किसी से छुपा रही थी। मैंने खाना एक तरफ रखा और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसकी बहुत ही मरियल सी आवाज सुनाई दी। वह मुझे 5 किलो आटा मांग रही थी। मैंने एक बार फिर ऊपर से नीचे तक उसका पूरा जायजा लिया और फिर उसको आटा तोल कर दे दिया। उसने अपने हाथ में मौजूद 150 के नोट काउंटर पर रखे और फिर जल्दी से आटा उठाकर भाग गई। मैंने फौरन से नोट खोलकर देखा कि कहीं यह मुझे बेवकूफ तो नहीं बना के गई। नोटों की हालत बहुत खराब सी थी, मगर थे असली ही। मैंने वह उठकर गल्ले में डाले और फिर खाना खाने बैठ गया। मैं रात को 8-8 बजे के करीब दुकान बंद कर दी। ग्राहक नहीं आ रहे थे और दूसरा मुझे नींद आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि घर जाकर खाना खाकर आज जल्दी ही सो जाऊंगा और फिर बाहर जाने के समय तक मेरी नींद पूरी हो जाएगी। अपनी सोच पर दिल ही दिल में मुस्कुराता हुआ मैं घर पहुंच चुका था। मैंने खाना खाया और जाकर कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गया, जबकि बाकी सब लोग अभी बाहर ही बैठे हुए थे। वो सब 10 बजे के बाद ही सोते थे और जैसा मैंने सोचा था ऐसा ही हुआ। मेरी आंख मेरे मोबाइल पर होने वाले वाइब्रेशन से खुली थी। घड़ी पर समय देखा तो 12:15 बज रहे थे। फोन पर बार बार मेरे दोस्त की कॉल आ रही थी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो एक तरफ मेरी पत्नी सो रही थी। मैं उसे पर एक नजर डालता हुआ अपने कमरे से बाहर निकल आया। अब मैं अपने मम्मी और पापा को देखकर तसल्ली करना चाहता था कि वह भी सो गए हैं या नहीं। अपनी तरफ से तसल्ली कर लेने के बाद मैं कमरे में आया और अपनी चादर उठाई और बिना आवाज किए घर से निकल गया। मेरे दोस्त मेरा ही इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद हम अपनी खास जगह पर पहुंच चुके थे और सब बैठकर अपने अपने किस्से सुन रहे थे कि वह अपनी अपनी पत्नियों से कैसे बचकर आए हैं और उनको कैसे चकमा देकर निकले हैं। एक दो ने तो अपनी अपनी पत्नियों को नींद की गोलियां देना भी शुरू कर दिया था। मैं इस सब मामले में गर्दन अकड़ कर बैठा हुआ था, क्योंकि उन सब के बीच में मैं ही एक अकेला था जिसको ना किसी बहाने की जरूरत पड़ती थी और ना ही कोई चकम्मा देने की और ना ही अपनी पत्नी को नींद की दवा देने की जरूरत पड़ती थी। मेरी पत्नी थी ही बेवकूफ। उसके दिमाग में तो कभी ये बात आई भी ना होगी कि रातों को मैं घर से बाहर रहता हूँ। मैं मजे से दोस्तों के बीच बैठा अपनी पत्नी का मजाक उड़ा रहा था और सबको इसकी कम अक्ली और बेवकूफ़ी के किस्से सुना रहा था, ये जाने बगैर कि यहाँ बैठकर मैं जिसकी बेवकूफ़ी के किस्से सुना रहा था वह कितनी अक्लमंद और समझदार थी। उसका अंदाज़ा मुझे जल्दी ही होने वाला था। जब पूरी रात गुजारने के बाद मैं रूटीन के अनुसार 3:45 बजे घर पहुंचा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरा नाम आकाश है। मेरा संबंध एक बहुत ही गरीब इलाके से है। मेरे पापा सरकारी स्कूल में टीचर थे और मेरी माँ घरेलू औरत थी। मेरे माँ और पापा की शादी बड़ों की मर्जी से हुई थी, जो अब तक बड़ी कामयाबी से चल रही थी। वह बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजर रहे थे। मेरी पैदाइश उनकी शादी के 2 साल बाद हुई थी। मेरे आने से उनकी खुशियों को 4 चांद लग गए थे। सब मेरी बलाएं लेते रहते थे। मैं बहुत खूबसूरत था और अपने माँ बाप की पहली औलाद भी था, तो माँ बाप मेरे नखरे उठाते ना थकते थे। पापा गर्व से मुझे सबसे मिलवाते कि यह मेरा सहारा बनेगा, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वहीं मेरी माँ भी मुझसे ढेरों उम्मीदें लगाए बैठी थीं, मगर काश कि उनको मेरे पैदा होने से पहले खबर होती कि मैं उनके बुढ़ापे के सपने के ऊपर मिट्टी डालने का काम करूंगा, कैसे उनके नाम को डुबो दूंगा। तो वह पैदा होते ही मेरा गला घोंट कर मुझे मार देते। मगर उनको तो अंदाजा भी नहीं था कि जिसको वह अपना सहारा कह रहे थे वही बुढ़ापे में उनका नाम खराब करेगा और सारे जमाने के सामने उनको बदनाम कर देगा। मैं एक बहुत ही समझदार और होशियार बच्चा था। स्कूल में हमेशा अच्छे नंबरों से पास हुआ करता था।
सारी टीचर्स मुझे बहुत पसंद करती थीं। मेरे मम्मी पापा भी मेरे नंबर देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। मेरे 3 साल बाद मेरी बहन की पैदाइश हुई थी, जिसका नाम मेरी माँ ने कोमल रखा था। और मेरी बहन 10वीं तक मेरे पापा के स्कूल में ही पढ़ती थी। मैं बहुत ही सख्त और पुरानी सोच का मालिक था। स्कूल में तो चलो मैं और पापा दोनों होते थे, मगर कॉलेज घर से काफी दूर था। इसलिए मैंने कोमल की जिद के बावजूद भी उसको कॉलेज में दाखिला नहीं लेने दिया। मैं खुद कॉलेज में पढ़ता था। वह सिर्फ लड़कों का कॉलेज था। मैं घर में पहला फैसला किया और सबको मेरा यह फैसला मानना पड़ा। मेरा तो सीना ही चौड़ा हो गया था। मुझे कॉलेज जाते 4 साल हो गए थे और इस दौरान में जिन लड़कों की संगत में बैठ रहा था, मैं भी उनके जैसा ही हो गया था। कोमल अब प्राइवेट पढ़ाई कर रही थी। मैं सुबह सवेरे घर से कॉलेज के नाम पर निकल जाता और सारा सारा दिन आवारा दोस्तों के साथ आवारा गर्दियां करता और शाम से पहले ही घर में दाखिल होता। समय गुजरता जा रहा था। मेरा कॉलेज में आखिरी साल चल रहा था। मैंने पापा से जिद करके 10वीं क्लास के बाद ही मोबाइल फोन ले लिया था। मेरी पूरी पूरी रात मोबाइल फोन पर लड़कियों से गपशप लगाने में ही गुजरती थी। यही मेरे दोस्तों का और मेरा जिंदगी का रूटीन बन चुका था। घर से निकलते ही हम लोग गैरत के चोले उतार फेंकते थे और बाहर आने जाने वाली लड़कियों पर लाइन मारते थे और उन्हें तंग करते थे। कुछ तो बेचारी डर कर रास्ता ही बदल देती थी और कुछ हमारी ही तरह की होती थीं, जो दोस्तियां लगाने में खुशी महसूस करती थीं। हम लड़कों का भी जैसे और कोई काम ही नहीं था, बस लड़कियां सेट करनी और दूसरों के आगे बड़ाई मारनी कि मेरी इतनी लड़कियों से दोस्ती है, इतनी मेरे साथ सेट है। कुछ तो बेचारी मासूम होती, उनको हम आए रोज किसी न किसी तरह से ब्लैकमेल करते रहते थे अपनी तरफ से, मगर हम नहीं जानते थे कि हम किस दलदल में गिरते चले जा रहे हैं, जिससे बाहर निकलने का कोई चारा नहीं था। एक दिन आदत के अनुसार मैं यूं ही रात में मोबाइल पर बिजी था जब मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई। इतनी रात को उसकी कॉल देखकर मुझे परेशानी हुई थी कि आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि यूं आधी रात को मेरे किसी दोस्त की मुझे कॉल आई हो। मैं परेशानी में फोन उठाकर कान से लगा लिया तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि जल्दी से घर से बाहर आओ, कहीं जाना है। मैं एकदम से घबरा गया। मैं रात में यूं कभी घर से बाहर नहीं गया था। मैंने मना करने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से मुझे हंसने की आवाज सुनाई दी। मेरे दोस्त मुझे डरपोक कह रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब बात मेरी इज्जत पर आ गई थी, इसलिए मैंने बाहर जाने का फैसला किया, जो कि वैसे तो ठीक था, मगर मैं इस बात से बेखबर था कि दोस्तों के साथ जाकर मैंने जो नाक ऊंची करनी थी, एक समय में वही नाक मुझे जमीन पर रगड़वाई जानी थी। मगर मैं इस बात से बेखबर था तो जल्दी से तैयार हुआ और एक नज़र पूरे घर पर डाली। फिर दबे पांव घर से बाहर जाने लगा। पता नहीं क्यों मेरे कदम लड़ खड़ा रहे थे और माथे पर मारे डर के पसीने चमकने लगा था कि अगर इस समय मुझे मम्मी पापा ने बाहर जाते देख लिया तो मेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मगर फिर खुद को मजबूत बनाते हुए दरवाज़ा खोला और घर की दहलीज पार कर गया, जहां कुछ ही दूर मेरे दोस्त खड़े थे। मैं सीधा उनके पास गया था, मगर उनके पास पहुंचने से पहले अपने माथे से पसीना साफ करना नहीं भूला था। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि इस समय आधी रात को उनको किस पागल कुत्ते ने काट लिया है जो यूं गर्म बिस्तर छोड़कर सर्दी में खड़े हैं। तो मेरे दोस्त मुझ पर हंस दिए, फिर बोले कि चिंता ना करो, जहां हम जा रहे हैं वहां का माहौल भी गर्म है, तुम्हें गर्म बिस्तर छोड़ने का अफसोस नहीं रहेगा। खैर, हम सब गाड़ी में बैठे और एक खास जगह की तरफ चल पड़े। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद गाड़ी एक फार्म हाउस के सामने रुकी और मैं गाड़ी से उतरकर दोस्तों के साथ अंदर जाने लगा। मेरा ज़मीर बार बार मुझे चीख चीख कर अंदर जाने से रोक रहा था, मगर मैंने अपनी ज़मीर की आवाज़ को कुचल कर सुला दिया और अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंच, मेरी आंखें हैरत से फटने वाली हो गईं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। हॉल में नाच गाने की महफिल सजी हुई थी। 3 लड़कियां बहुत ही भद्दे लिबास में डांस कर रही थीं। यहां भी मेरे ज़मीर ने मुझे रोकना चाहा, मगर मैंने ना सुनी और एक तरफ जाकर बैठ गया और वहीं बैठे बैठे मैं सिगरेट सुलगा लिया और कस लगने लगा। सिगरेट मैंने 11वीं क्लास से ही पीना शुरू कर दी था। मेरे दोस्त भी सिगरेट पीते रहे और नाच गाने की महफिल का मजा लेते रहे, मगर वह साथ ही साथ लड़कियों से छेड़खानियां भी कर रहे थे। मैं अब इस महफिल में ज्यादा देर बैठ ना सका। मुझे घर की चिंता सताए जा रही थी और अजीब सी बेचैनी थी। इसी बेचैनी को दूर करने के लिए मैं 1 घंटे बाद ही अपने घर में मौजूद था। हालांकि मेरे दोस्तों ने मुझे रोकने की कोशिश की थी,
कि अभी तो सिर्फ नाच गाने का दौर है, अभी तो हमने अपनी रात भी रंगीन करनी है। लेकिन मेरा दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। शायद यह सब कुछ पहली बार और नया नया था। इसलिए घर में दाखिल होते ही एक सर्द हवा का झोंका जैसे ही मेरे शरीर से टकराया, मुझे एकदम से सुकून आ गया। मैं खुद से वादा किया कि अब दोबारा ऐसी जगह पर नहीं जाऊंगा, मगर अगले दिन ही मैं फिर से अपने वादे से मुकर चुका था। समय के साथ साथ मेरा डर अब कम होता चला गया। अब मैं बगैर किसी के बुलाने के वहां चला जाया करता था। वहां कुछ हसीना तो अपनी मर्जी से आई थी, जबकि कुछ लड़कियों को जबरदस्ती लाया जाता था और कुछ मजबूरी में आती थी। मेरा दोस्त उनकी बेबसी और लाचारी का खूब फायदा उठा रहे थे। 12 या 1 बजे तक नाच की महफिल सजती थी और उसके बाद वह लड़कियां हमारे बिस्तरों पर होती थीं। बात अब सिर्फ सिगरेट तक ना रही थी, बल्कि हम लोग तो अब पाउडर का इस्तेमाल भी करने लगे थे। नशे की बुरी लत ने हमारी हालत कुछ ही दिनों में खराब कर दी थी। मेरी पढ़ाई पूरे हुए भी अब 2 साल का समय गुजर चुका था, मगर अभी तक मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। उसकी एक वजह शायद यह भी था कि मैं कोई नौकरी करना ही नहीं चाहता था। कुछ समय बाद मैंने एक किराना स्टोर खोल लिया था, क्योंकि घर में पापा लगातार नौकरी के लिए जोर दे रहे थे। तो उनसे बचाव के लिए मैं दुकान खोलकर बैठ गया। चलो, नाम का ही सही बिजनेस तो था। उन्हीं दिनों घर में मेरी बहन के रिश्ते आने लगे। जब मेरी माँ ने बहन के मामले में मेरी राय लेनी चाहिए, तो मुझे खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ। जल्दी ही एक जगह मेरी बहन की बात पक्की कर दी गई। उसके साथ ही न जाने पापा को क्या सूझी कि उन्होंने मेरा रिश्ता भी एक जगह तय कर दिया। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि पापा ने इस बार मुझसे मेरी कोई राय ना ली थी। मैंने बहुत शोर मचाया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। शादी का मतलब मुझे मेरी आज़ादी का छीन जाना था। शादियों का अंजाम मेरे सामने था। मेरे कुछ दोस्त पक्के जोरू के गुलाम बने हुए थे। शादी से पहले जो बेफिक्री से हर तरफ आते जाते थे, हर बात में अपनी मर्जी करते थे, अब वह पूरी तरह अपनी पत्नियों के गुलाम बन गए थे। बस इसी वजह से मैं शादी के नाम से भागता था, मगर पापा के सामने मेरा कोई दांव ना चला। यूं मेरी बहन की शादी से महीना भर पहले मेरी शादी कर दी गई। 1 हफ्ते तक मेरी रूटीन बहुत खराब रही थी, मगर उसके बाद मैं अपनी पत्नी की तरफ से बेफिक्र हो गया था। वह बहुत ही सीधी और आज्ञाकारी थी। मैंने उसे सिर्फ एक बार समझाया था कि मुझसे बेकार में उलझने की जरूरत नहीं है, और ना ही बेकार के सवाल जवाब करने की जरूरत है। बेकार में उलझने वाली औरतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अगर तुमने मुझे बेकार में सवाल जवाब किया या मेरी जिंदगी में ज्यादा दखल देने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें एक ही दिन में इस घर से चलता कर दूंगा। मेरी पत्नी एक ही बार में ही मुझसे डरने लगी थी। मेरी शादी को कोई 10 दिन बाद की बात है। मेरी पत्नी मायके गई हुई थी। मैं सुबह सोकर उठा। हाथ मुंह धोने के बाद मैंने अपनी बहन से कहा कि मुझे नाश्ता कमरे में ही लाकर दे दो। कुछ देर बाद मेरी बहन नाश्ता लेकर कमरे में आ गई थी। मैं नाश्ता करने लगा, जबकि वह मेरे पास ही बैठ गई। मैं सावलिया नजरों से उसकी तरफ देखा और पूछा, कोई काम है? तो वह इधर उधर देखने लगी और फिर आखिर हिम्मत करके बोल ही पड़ी। उसकी बात सुनते ही एक पल के लिए लगा कि मेरा पारा आसमान तक पहुंच गया है। मैं उसे शक भरी नजरों से देखने लगा। मुझे उसके दिमागी हालत पर शक हुआ था। शादी में 20 दिन रह गए थे और वह शादी करने से मना कर रही थी। मैंने बहुत गुस्से से कहा कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है क्या? क्या बकवास कर रही हो? तो वह रोने लगी और कहने लगी कि भैया प्लीज पापा को कहो, उन लोगों को मना कर दें। मुझे वहां शादी नहीं करनी है। मुझे वह लड़का पसंद नहीं है। मैंने अपनी बहन की बात सुनकर कई थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारे, और फिर जो शादी 20 दिन बाद होनी थी, वह मैंने 1 हफ्ते के अंदर करवाकर उसको इस घर से विदा कर दिया। वह रोती रही। उसने मेरे बहुत हाथ पैर जोड़े, मगर मैंने उसकी एक न सुनी। लेकिन उसने विदाई से पहले जो बात मुझसे कही, उसे बात ने पूरे घर की छत मेरे सर पर गिरा दी थी। मैंने अपनी तरफ से अपने इस राज को सबसे छुपाया हुआ था, मगर मेरी बहन मेरे बारे में सब जानती थी। उसने मुझे कहा कि भाई, आपने मेरे साथ जो किया सो किया, मगर भाभी के साथ ऐसा मत करो जो तुम कर रहे हो, वह बहुत गलत है। ऐसा मत करो, मजलूमों की आह मत लो। ऐसा करोगे तो एक दिन भगवान तुम्हें बहुत बड़ी सजा देगा। जिन लड़कियों की जिंदगियां तुम बर्बाद करते हो, वह भी किसी की बहन बेटियां होती हैं। उनकी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। एक पल के लिए मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हुई थी, मगर यह सब एक ही पल के लिए था। मैं जो सबके सामने बहुत ही चरित्रवान और आज्ञाकारी बना हुआ था, लेकिन मेरे चरित्र का खोखलापन मेरी बहन पर जाहिर हो गया था।
मगर उसने कौन सा इस घर में रहना था। मैंने उसकी बात को बातों ही बातों में उड़ा दिया था। मेरी बहन मेरे माँ पापा को आकर सब कुछ बता ना दे, इसलिए मैं घर में शोर मचा दिया कि जो भी कोमल से रिश्ता रखेगा मैं उससे सारे रिश्ते खत्म कर लूंगा। अगर कोमल इस घर में आई तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे माँ बाप ने वजह पूछी तो मैंने बता दिया कि वह यह शादी नहीं करना चाहती थी। वह अपनी राह से भटक गई थी और दूसरे लड़के के चक्कर में पड़ गई थी। इसीलिए तो मैंने यह शादी इतनी जल्दी जल्दी में करवाई थी। उसने खुद मुझे अपने मुंह से बताया था, ऐसे ही कैरेक्टरलेस लड़की का हमारे घर में नाम भी नहीं आना चाहिए। मेरे पापा बहुत गैरतमंद थे। जब उन्होंने अपनी बेटी के बारे में यह सुन तो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने मेरी ही साइड ली कि आज के बाद कोमल का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। मैं अब शराब और नशे की लत में लगकर अब हर गलत काम करने लगा था। भगवान ने मुझे एक पाक साफ पवित्र रिश्ता दिया हुआ था। मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत ही वफादार थी और मेरी बहुत सेवा करती थी, मगर इसके बावजूद मैं इधर उधर मुंह मारता फिरता था क्योंकि मुझे नाजायज की लत लग चुकी थी। जायज रिश्ते में अब मज़ा नहीं आता था जो नाजायज रिश्तों में आता था। अब तो हम दोस्त अपनी हवस मिटाने के लिए लड़कियों को अगवा भी करने लगे थे, फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते, और वह हमारे डर से किसी को कुछ भी ना बताती थी और हमारी सारी शर्तें माना करती थीं, मगर बद्दुआएं ज़रूर देती थीं कि भगवान तुम्हारा किया तुम्हारे आगे लाएगा, तुम पर ऐसा कहर तोड़ेगा कि तुम संभल नहीं पाओगे। मगर हम जैसे शैतानों पर उनकी बद्दुआओं का क्या असर हो सकता था। मगर कहते हैं ना, जब किसी के दिल से आह निकलती है तो सीधा आसमान तक जाती है, और वह आह निकल चुकी थी। हमारे पापों के घड़े अब भर चुके थे। उस रात जब मैं अपने दोस्तों के बीच बैठा अपनी पत्नी की बुराइयां कर रहा था, और जब मैं घर लौटा तो मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ, और वह अनहोनी यही थी कि मेरी पत्नी जाग रही थी, बल्कि मुझे देखते ही मेरे कदमों में आकर बैठ गई और रोने लगी और कहने लगी कि प्लीज ये सब कुछ छोड़ दो, पाप के रास्ते पर मत चलो। तुम मुझसे खुश नहीं हो तो दूसरी शादी कर लो, मगर यूं और पाप मत करो। किसी को पता चल गया तो लोग क्या कहेगा। उसने आज पहली बार मेरे सामने जबान खोली थी और उसकी बातों से पता चल रहा था कि वह पहले से मेरे बारे में सब कुछ जानती है। मेरा दिमाग घूम गया था। मैंने फोन से दरवाजा बंद किया और उसे बेदर्दी से उसे मारना शुरू कर दिया। वह मेरे हाथ जोड़ती रही, मगर मुझे उसे पर दया न आई। मैं तब तक उसे मारता रहा जब तक मेरा गुस्सा उतर ना गया। मैं उसे मारता रहा, यह जाने बगैर कि वह तो कब से मेरी मार के आगे अपना दम तोड़ चुकी थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन मेरे ऊपर शैतान सवार हो चुका था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उसको यूं ही छोड़कर सो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो देखा कि वह अब तक रात वाली जगह पर पड़ी हुई थी। मैंने गुस्से से उसे उठाकर खड़ा करने की कोशिश की, मगर वह अगले ही पल जमीन पर गिर गई। मैंने जल्दी से उसकी नब्ज चेक की। उसका सर्द पड़ा चुका था। शरीर मुझे उसकी मौत की खबर दे रहा था। मैंने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर झांका। पापा स्कूल चले गए थे। मेरी माँ भी शायद पड़ोस में गई थी। मैंने मौका देखकर और घर के पीछे बने एक पुराने से कुएं में अपनी पत्नी को फेंक दिया और फिर आकर आराम से नाश्ता करने लगा। कुछ देर बाद मेरी माँ घर आ गई। उसने मेरी पत्नी का पूछा तो मैं मक्कारी से कह दिया कि उसकी माँ की सेहत खराब थी, इसलिए अपने घर गई है। मेरी माँ को उसके अकेले जाने पर हैरान की हुई थी। तभी मैंने कहा कि मैं खुद रिक्शे पर बिठाया है। मैं नाश्ता करके दुकान पर आ गया। मेरा ज़मीर मुर्दा हो चुका था, इतना कि मैं शराबी और कातिल होने के बावजूद आराम से और सुकून से घूम रहा था। मुझे किसी भी तरह का कोई गिल्ट या कोई शर्मिंदगी नहीं थी। और तो और, जब 2 दिन के बाद भी मेरी पत्नी घर ना आई तो मैंने मम्मी और पापा के सामने शक का इजहार किया और उसके घर कॉल करके उसके बारे में पूछा, और उनका जवाब मेरी सोच के अनुसार ही था कि वह तो यहाँ आई ही नहीं है। बस फिर क्या था, मैंने कहानी पहले से तैयार कर रखी थी। मैंने अपनी तरफ से उसकी सब तरफ तलाश शुरू कर दी, लेकिन वह जिंदा होती तब मिलती ना। मैं सबके सामने यही शोर कर दिया कि वह किसी के साथ भाग गई है और दोबारा अब इस घर में उसका नाम ना लिया जाए। मेरी ससुराल में भी कोई नहीं था। मेरी पत्नी की बूढ़ी माँ थी, वह अकेले क्या छानबीन करती। इस तरह कुछ ही दिनों में मामला संत हो गया और मैं रोजाना के रूटीन पर आ गया। उस दिन भी वह गरीब लड़की आटा लेने आई। मैंने गौर से इसका जायजा लिया। अब वह हर तीसरे चौथे रोज आटा लेने आई थी। यूं ही एक दिन ना जाने मुझे क्या सूझा कि जब वह दुकान पर आई तो मैं उसके कान में कहा कि अगर 50 किलो आटा फ्री चाहिए तो मेरे साथ एक रात गुजारो।
और रात को 12 बजे दुकान पर आ जाना। मैं अपनी तरफ से सोचा था कि शरीफ लड़की है, मना कर देगी और उससे जान छूट जाएगी। आटे के साथ वह छोटी मोटी चीज उधार लेकर जाती रहती थी, जिसका बिल 2500 से ऊपर हो गया था। उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, मगर उसकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। वह रात में आने के लिए राजी हो गई थी। मैं आधी रात को उसकी दुकान पर आने को कहा था और उसके जाने के बाद अपने दोस्तों को भी नए शिकार के बारे में बता दिया। वह भी रात को दुकान पर आ गए थे। रात को ठीक 12 बजे वह लड़की दुकान पर आई। मैंने उसके अंदर आते ही दुकान का शटर बंद कर दिया था। वह लड़की 4 और लड़कों को देखकर जरा भी नहीं घबराई थी और अजीब सी नजरों से हम चारों को देख रही थी। उसका इतना कॉन्फिडेंस देखकर मैं हैरान रह गया था। मगर जैसे ही उसने अपने चेहरे से चादर और मास्क उतारा तो मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी थी। मेरे दोस्त हवस भरी नजरों से सामने खड़ी लड़की को देख रहे थे, जबकि मैं तो शर्मिंदगी के मारे नजर उठाने के काबिल भी ना रहा था। इतनी ही देर में दुकान का शटर खुला और आने वाले लोगों को देखकर हमारे पसीने छूट गए। सामने ही मेरे माँ पापा के साथ और मेरे दोस्तों के माँ बाप भी और उनकी पत्नियों भी थीं। सामने खड़ी लड़की को देखकर मेरे दिमाग में उन लड़कियों की बदुआएं गूंजने लगीं कि एक दिन आएगा कि जो कुछ तुम कर रहे हो वह सब तुम्हारे आगे आएगा। और आज वह दिन आ गया था। वह गरीब लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सगी बहन थी। हम अपने माँ बाप के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रहे थे। मेरी बहन ने कहा कि मैं तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम भाभी के साथ गलत करते रहे। इधर मेरा पति भी तुम्हारे जैसा ही निकला। वह भी यूं ही बाहर मुंह मारने का आदी था। मैं उसे ये सब करने को मना करती तो वह मुझे धमकी देता जो तुम भाभी को देते थे कि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो तुम उसे तलाक दे दोगे। वही मुझे देता था। रोज मेरे साथ मारपीट करता, तुम्हारी दुकान पर भेजता कि सौदा लेकर आओ। क्योंकि खुद वह कोई काम नहीं करता था, इसलिए मैं तुम्हें मना करती थी कि किसी की बद्दुआ लगे तो तुम्हारे आगे जरूर उतरेगी। देख लो, आज तुम्हारी बहन के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो तुमने भाभी के साथ किया है। मेरी बहन ने अपने शरीर से चादर उतार दी थी। उसके पूरे शरीर पर छोटों के निशान थे और उन छोटों को देखकर मेरा दिल दहल गया था। उसका पति भी उसके ऊपर वही जुल्म कर रहा था जो मैंने अपनी पत्नी पर किए थे। हाँ, यह अलग बात थी कि मैं अपनी पत्नी को मौत की नींद सुला दिया था। पुलिस आई और मुझे और मेरे दोस्तों को हथकड़ियां पहनाकर ले गई। मेरे दोस्तों को 5 साल की कैद हुई थी, जबकि मेरे घर के पीछे से मेरी पत्नी की लाश मिल जाने के बाद मेरा जुर्म साबित हो चुका था। मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तब से अब तक मैं जेल में हूँ। मेरी सजा के 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इससे लंबा और तकलीफ वाली सजा वह है जो मुझे घर वालों ने दी। मैंने मम्मी पापा अपनी बहन के कदमों में अपनी नाक तक रगड़ लिए, मगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। करते भी कैसे, मेरी वजह से लोगों से सामने। मैंने उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। मेरी बहन की तलाक हो गई थी और मेरे घर वाले घर छोड़ने और शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। मैं रोज भगवान से अपने पापों की माफी मांगता हूँ। काश कि भगवान मुझे माफ कर दे, और यही उम्मीद मुझे अपने घर वालों से है। ना जाने वह मुझे माफ करेंगे भी या नहीं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।